नमस्कार। खबर ये है कि केंद्र सरकार ने इजाज़त दे दी है कि जो लोग जहाँ जहाँ फंसे हुए हैं मुख्तलिफ राज्यों में, अब वो अंतर्राज्यीय इंटरस्टेट सफ़र यात्रा भी कर सकते हैं। अभी तक ये इजाज़त नहीं थी। अब जो लोग फंसे हुए हैं वो सिर्फ माइग्रेंट लेबर्स नहीं हैं, वो सिर्फ प्रवासी मजदूर नहीं हैं, वो सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं हैं जो कोटा में फंसे हुए हों या कहीं और फंसे हुए हों। इनमें हज़ारों की तादाद में ऐसे लोग भी हैं जो मुख्तलिफ अपने अपने शहरों से आए थे किसी काम के लिए या मिलने के लिए। अचानक 4 घंटे के नोटिस पे लॉकडाउन हुआ और वो बेचारे उन्हीं शहरों में रह गए हैं। अब ये भी दूर दराज इलाकों से आए हैं, इनके लिए क्या इंतज़ाम है, इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। फ़िलहाल एक सवाल जो हम ये उठाना चाह रहे हैं कि 3 मई को लॉकडाउन ख़त्म होने जा रहा है, या ऐसा कहा गया था 3 मई तक बढ़ाया गया था। क्या हम लॉकडाउन बढ़ाने जा रहे हैं फिर, और बिना किसी एग्ज़िट प्लान के? अभी तक कोई संकेत हमें नहीं मिला कि कोई केंद्र सरकार ने एग्ज़िट प्लान बनाया हो लॉकडाउन से निकलने का। बल्कि केंद्र सरकार राज्यों पर छोड़ रही है अब कि आप अपने अपने प्लान बनाइए, सलाह दीजिए कि एग्ज़िट प्लान क्या होगा। यानी राज्य जो अपनी लड़ाई खुद लड़ रहे थे, अब ये ज़िम्मा भी राज्यों को दिया जा रहा है और राज्य कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने अपना प्लान जारी कर दिया है। पंजाब के मुख्यमंत्री ने 2 हफ्ते लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान किया है, लेकिन 4 घंटे कर्फ्यू हटाने की ढील भी दी है। इसी तरह कर्नाटका में ढील दी जा रही है बहुत सारे ज़िलों में। तो ले दे के जो सत्ता है वो केंद्र के हाथ से फिसलती जा रही, जो कंट्रोल है, और राज्य अपना अपना फैसला खुद कर रहे हैं। क्यों? लड़ाई भी वो अपनी अपनी खुद कर रहे हैं। मैं कुछ बातें कहना चाहता हूँ। फाइनली क्या होगा, आखिर में क्या होगा? क्या ऐसा होगा कि मतलब जो भी फैसले होंगे वो मुख्यमंत्रियों के ज़िम्मे मर दिए जाएंगे कि जो भी फैसला है मुख्यमंत्री करें, या केंद्र कोई अपनी तरफ से भी पहल करके दिखाएगा? क्या ये जो हमारा संघीय ढांचा है ये बाय डिफ़ॉल्ट लागू हो रहा है? फेडरलिज्म, ऑटोनॉमी जो होती है, खुद मुख्तारी जो होती है, अगर जैसा कि प्रधान सेवक ने कहा है कि ज़ोन आप खुद तय करें कि ग्रीन जोन कौन सा है, ऑरेंज जोन कौन सा है, रेड जोन कौन सा है, अगर ये जोन अपना अपना रंग बदलते हैं कि जो आज ग्रीन है कल को ऑरेंज हो जाता है, जो कल लाल था, रेड था, वो ऑरेंज हो जाता है या ग्रीन हो जाता है, तो जो लोकल एसडीएम है क्या फैसले वही करेगा, या वो केंद्र सरकार की तरफ देखेगा या अपनी राज्य सरकार की तरफ देखेगा? कोई क्लैरिटी नहीं है। इतना स्पष्ट है कि केंद्र सरकार के पास इस पूरी महामारी से निपटने के लिए कोई प्लान नहीं था, कोई तैयारी नहीं की गई थी। जो वक्त था तैयारी का उसको बर्बाद कर दिया गया। कहने को कहा जा रहा है कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, हम कोशिश कर रहे हैं। गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता वो रोज़ आकर ब्रीफिंग दे देते हैं, लेकिन जो हकीकत है वो ये है जो हम सबके सामने है। अब मैं कुछ और भी कहना चाहता हूँ कि अगर हम देखें कि श्रेय लेने की होड़ तो मची हुई है कि एक सुपर हीरो, एक रैम्बो लगा हुआ है पूरे देश को इस महामारी से निकालने के लिए, लेकिन योगदान क्या रहा है? घंटे घड़ियाल थाली बजाओ, और उसके बाद गलियों में आकर नाच गाना करो, गरबा करो, या फिर दिए जलाओ, मोमबत्तियाँ जलाओ, टॉर्च जलाओ, और उसके बाद फिर बम पटाखे फोड़ो, सोशल डिस्टेंसिंग की बिल्कुल परवाह ना करो। दूसरी तरफ जो राज्य सरकारें हैं वो जितने भी उनके पास सीमित संसाधन हैं, क्योंकि केंद्र की तरफ से रिलीफ पैकेज कोई नहीं आया है, उसी से वो काम चला रहे हैं। पंजाब ने फैसला किया है, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने, उन्होंने दरख्वास्त की डॉक्टर मनमोहन सिंह से और मोंटेक सिंह आहलूवालिया से कि आप हमारी मदद कीजिए, और वो दोनों मान भी गए हैं। देखते हैं पंजाब का क्या होता है। महाराष्ट्र में उठापटक का दौर जारी है कि क्या उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने भी रह पाएंगे या नहीं, क्योंकि 6 महीने के भीतर भीतर उनको इलेक्ट होकर या तो चुन कर आना है या नॉमिनेट होकर आना है। अब नॉमिनेट करना गवर्नर के हाथ में। यहाँ पर भी ऐसे मौके पर भी राजनीति चल रही है। उद्धव ठाकरे ने प्रधान सेवक से कहा है कि ऐसे मौके पर जब एक राष्ट्रीय संकट हो, किसी चुनी हुई सरकार को इस तरह से डिस्टेबलाइज नहीं करना चाहिए जैसे मध्य प्रदेश में किया गया था। बहरहाल देखना बाकी है। भारतीय जो हमारे राज्य हैं इस वक्त बहुत बुरी हालत से गुजर रहे हैं जहाँ तक पैसे की बात है, और उन्होंने सेंटर से कहा है कि एक सेपरेट फंड बनाएं जिसमें उनको पैसे दिए जा सकें। उसके अलावा जो फिस्कल डेफिसिट उनकी लिमिट है वो बढ़ती जा रही है, ठीक है, और वो चाहते हैं कि केंद्र सरकार पैसा तो दे, या जो उनका ड्यू है, बकाया है, वो पैसा तो दे। जैसे जीएसटी बकाया है, राहत का पैकेज, रिलीफ की बात और बात की बात है, ठीक है।
31 मार्च को एक स्टडी हुई, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने करी थी स्टडी। उनका ये कहना है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ये कहना है कि जो राज्य हैं वो पहले ही 30,000 करोड़ रुपया ज़्यादा खर्च कर चुके हैं। उसके अलावा एस्टिमेटेड हेल्थ एक्सपेंडिचर जो है, स्वास्थ्य सेवाओं पर जो एक खर्चा होने की उम्मीद है, वो जीएसडीपी का जो फाइनेंशियल 21 है वो 2% भी नहीं पार हो रहा है 19 राज्यों में। केरल अपने जो एम्प्लॉय है, सरकारी कर्मचारी, उनकी तनख्वाह में 25% की कटौती करने का ऐलान कर चुका है। कर्मचारी हाई कोर्ट चले गए, हाई कोर्ट ने उस पर स्टे दे दिया, केरल ने एक ऑर्डिनेंस निकाल दिया। यानी पुरानी कहावत मुझे याद आ रही है कि श्रेय तो लेना लीजिए, ठीक है, लेकिन काम जो है वो राज्य कर रहे हैं। धीरे धीरे अपनी जिम्मेदारी से हटकर सिर्फ श्रेय लेने की बात और है, बाकी सारा काम राज्य कर रहे हैं। पुरानी कहावत याद आ रही है कि सवारी जो है वो अपनी जान और अपने सामान की खुद हिफाजत करे। शुरुआत में मैंने जिक्र किया था कि केंद्र सरकार ने फैसला किया कि अब अंतर्राज्यीय इंटरस्टेट जो मूवमेंट है लोगों की, वो भी चालू की जाएगी। अमूमन इससे मतलब ये निकाला जा रहा है कि जो प्रवासी मज़दूर हैं, जो माइग्रेंट लेबर हैं, जो दूर दराज इलाकों से आए हैं, ख़ासकर उत्तर भारत के हिंदी भाषी इलाकों से आए हैं या बंगाल के कुछ इलाकों से आए हैं और दूर दूर गए हुए हैं, जहाँ पर जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन चलती हैं उनकी वजह से, उनके ज़रिए दूर दूर तक गए हुए हैं, वो घर वापस जाना जा रहे हैं। लाखों की तादाद में पैदल लोग चल रहे हैं, जैसे द ग्रेट मार्च हो रहा हो। और उनको मतलब जो खाने की सुविधा है या स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो ना के बराबर है। कल्पना कीजिए, एक फिल्म आई थी 2 बीघा ज़मीन, विमल रॉय की ज़मीन थी। मतलब जब आप इन मज़दूरों का हाल देखते कि सर पर एक गठरी है या 2 थैले भरे हुए हैं, 2 बैग हैं, पीठ पे एक बैग है, कंधे पर बच्चा है, सर पर गठरी है, साथ में औरत है, उसके हाथ में भी 2 थैले हैं, ले देकर पूरी ज़िंदगी का हासिल 4 या 5 थैले जो वहाँ पर भी मुहैया नहीं थे जहाँ से ये लोग आए हैं, और फिर अटके हुए हैं इस वक्त। ना इनके खाने पीने का सही इंतज़ाम है, NGOs काम कर रही हैं, सो कर रही हैं। केंद्र सरकार ने कह दिया है कि अब अंतर्राज्यीय अलाउ किया जाएगा, लेकिन अंतर्राज्यीय जो है वो सिर्फ माइग्रेंट लेबर नहीं है, वो सिर्फ कोटा में फंसे हुए स्टूडेंट्स नहीं हैं, वो सिर्फ जगह जगह पर जो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो भोपाल हो, चाहे वो कहीं और हो, चाहे वो कश्मीर से आए हों, जगह जगह पर फंसे हुए स्टूडेंट्स नहीं हैं। हज़ारों की तादाद में ऐसे लोग भी हैं जो मीटिंग्स के लिए आए थे, जो कुछ मिलने जुलने आए थे और दूर दराज इलाकों से आए थे, फ़्लाइट से आए थे। ये उस तबके के लोग भी हैं जो यहाँ पर फंसे हुए हैं। उनका क्या, हमें इंतज़ार रहेगा। उत्तर प्रदेश इस वक्त तैयारी कर रहा है, बहुत बड़ी उसने एक्सरसाइज ली है। हज़ारों की तादाद में बसें पिछले 2 हफ्ते में इकट्ठी की जा रही हैं। करीब 10 लाख उत्तर प्रदेश के निवासी, ज़्यादातर जिसमें मज़दूर हैं, उनको वापस लाना है। 25 मार्च से जो अटके हुए उनको वापस लाने के लिए जो राज्य जहाँ पर उत्तर प्रदेश के ये जो मज़दूर अटके हुए हैं वो हैं महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, पंजाब, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड। योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार से कहा है, हर डिस्ट्रिक्ट में कहा है, हर ज़िले वालों से कहा है, ज़िले की अथॉरिटी से, कि शेल्टर और क्वारंटीन सेंटर्स बनाएं जहाँ पर 15,000 से 25,000 लोग रह सकें। अब अमूमन ये क्वारंटीन सेंटर क्या है? स्कूलों की बिल्डिंग्स है गाँव के दूर दराज इलाकों में। बहुत जगह ऐसी रिपोर्ट्स भी आई कि गांव वाले ही अपने ही लोगों का स्वागत नहीं कर रहे हैं कि कहीं ये कोरोना से संक्रमित तो नहीं है, इन्फेक्टेड तो नहीं है। और स्कूलों की बिल्डिंगों में क्या है, कुछ गद्दे फेंक दिए जाते हैं। हम अभी वीडियोस चल रहे हैं आजकल, आपने देखा होगा, गेट बंद है क्वारंटीन का, क्वारंटीन की पूरी पोशाक पहनकर कर्मी आ रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश की घटना है। पानी की बोतलें ऐसे फेंक रहे हैं, नज़दीक में नहीं जा रहे हैं, चाय रख के जा रहे हैं और गेट के अंदर से लोग निकाल रहे हैं। उसकी जाँच के आदेश दे दिए गए हैं। कितनी जांच होंगी, कितने आदेश होंगे, एक्शन को होगा, हम नहीं जानते। बिहार के चीफ मिनिस्टर जो है नीतीश कुमार, उन्होंने दूसरी तरफ एकदम साफ इनकार कर दिया है कि ना वो उनके जो छात्र कोटा में फंसे हुए हैं या कहीं और जो उनकी लेबर है बहुत बड़ी तादाद में है, वहाँ के मजदूर बिहार के, उनको लाने के लिए वो कदम नहीं उठाएंगे। उन्होंने सीधा साधा ये कहा है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट का हवाला देते हुए उन्होंने कहा है कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो है वो इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ व्हीकल्स, अंतर्जातीय जो अंतर्देशीय जो आवाजाही है, आना जाना है, उसमें वो वाहनों का, गाड़ियों का और लोगों का मतलब रोक लगाता है, सिवाय मेडिकल इमरजेंसीज़ के लिए।
इनका ये कहना है, मैं कोट कर रहा हूँ नीतीश कुमार को, इफ 5 people come on the road and make demands, then should the government buckle? Is this the way government run? अगर 5 लोग सड़क पर आ जाते हैं और मांग करते हैं तो क्या सरकार को झुक जाना चाहिए? क्या सरकारें ऐसी चलती हैं? इनका ये कहना है कि सीधा साधा पहले जो लॉकडाउन के रूल्स हैं सरकार उसको स्पष्ट करे। नीतीश कुमार और बीजेपी मिलकर सरकार चला रहे हैं बिहार में। बिहार के मजदूर बहुत बड़ी तादाद में पूरे देश में हैं। नीतीश कुमार मना कर रहे हैं अपने मजदूरों को, अपने छात्रों को लाने के लिए। योगी आदित्यनाथ तैयारी कर रहे हैं लाने के लिए, यानी स्पष्ट पॉलिसी नहीं है। वही बात है कि राज्य अपने अपने इंतज़ाम खुद देख रहे हैं। श्रेय लेने के वक्त तीसरी दफ़े पता नहीं ना जाने क्या कोई नेशनल इवेंट क्रिएट कर दिया जाएगा। नीतीश कुमार का ये भी कहना है कि जो कोटा में स्टूडेंट्स हैं वो अमीर परिवारों से है, तो वो हैरान होते हैं कि उनको कौन सी तकलीफ़ होगी वहाँ पर। उनका कहना है, वी आर इम्प्लीमेंटिंग दिस ऑर्डर इन वायोलेशन ऑफ दिस इज इलीगल, बट सेवरल स्टेट्स हैव टेकन द लिबर्टी टू ब्रिंग बैक स्टूडेंट्स एंड माइग्रेंट्स विद इम्प्यूनिटी, सो प्लीज़ हैव अ यूनिफॉर्म पॉलिसी। बहुत सारे राज्य अपने लोगों को वापस ला रहे हैं, छात्रों को वापस ला रहे हैं, हम नहीं ला रहे हैं। हमें भी करना पड़ेगा अगर ऐसा हुआ तो, लेकिन प्लीज़ हमें बताइए कि नीति क्या है, एक ऐसी पॉलिसी क्या है जो पूरे देश पर लागू होते हो। ये बिहार चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने ऐसा माना जा रहा है कि प्रधान सेवक मोदी से कहा है। हम सिर्फ इतना कहेंगे कि जो जो वापस जाना चाह रहे हैं उनको जाने दिया जाए। ये मज़दूर हैं, बंधुआ मज़दूर नहीं हैं, ये वोटर हैं, ये भी बराबर के नागरिक हैं। लेकिन सही चेहरा हमारे समाज का सामने आ गया है कोरोना वायरस के ज़रिए कि एक तो जब भी ये लॉकडाउन उठेगा, जब भी ये बीमारी जाएगी, ये धर्मों के बीच का फासला बढ़ेगा, ठीक है, रिलीजियस डिस्टेंसिंग होगी, अमीर और गरीब के बीच का फासला बढ़ेगा, उनकी दुनिया अलग, औरों की हैसियत वालों की दुनिया अलग होगी। और तीसरे, जो सेंटर की अथॉरिटी है उसके पास संसाधन तो रहेंगे, अथॉरिटी कितनी रहेगी ये देखने वाली बात होगी। क्यों? क्योंकि राज्य जितने भी हैं अपनी अपनी लड़ाई खुद लड़ रहे हैं। ये एक तरह से हमारे संघीय ढांचे को दोबारा परिभाषित करने वाली बात हो रही है, रीडिफाइनिंग अ फेडरलिज्म बाय डिफ़ॉल्ट। हम उम्मीद करते हैं कि अगर अंतर्राज्यीय इंटरस्टेट ट्रैवल खोल दिया गया है तो एक हफ्ते के लिए फ़्लाइट्स भी खोल दी जाए, ताकि जो जो दूर दराज इलाकों से आए हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं, वो वापस अपने अपने घरों को जा सकें। चाहे वो कॉन्फ्रेंसेस के लिए आए हों, चाहे वो मीटिंग्स के लिए आए हों, चाहे वो मिलने के लिए आए हों। अब जिसको दिल्ली से चेन्नई जाना है, या चेन्नई से कलकत्ता जाना है, या कलकत्ता से बेंगलोर जाना है, या दिल्ली से बॉम्बे जाना है, तो वो सिर्फ सड़क के रास्ते तो नहीं जा सकता ना। ऐसे हज़ारों लोग फंसे हुए हैं। हरदीप पुरी हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि वो उस तरफ ध्यान देंगे। आखिर में एक श्रद्धांजलि साहिबजादे इरफान अली ख़ान को। बहुत कम लोगों को मालूम है कि इरफान खान जो हमारी हिंदी फिल्मों के एक बेहतरीन एक्टर थे, जो आज नहीं रहे, उनका पूरा नाम साहिबजादे इरफान अली ख़ान। उनकी स्वर्गीय माँ, जिनका भी देहांत हुआ कुछ दिन पहले 95 साल की उम्र में, वो नवाब टोंक के घराने से ताल्लुक़ रखती थी, रॉयल फैमिली थी वो। टोंक जयपुर के नज़दीक है, राजस्थान में है। उनके पिताजी बहुत बड़े ज़मींदार थे, टायरों का बिज़नेस था। बहरहाल इरफान दिल्ली में आए, NSD में पढ़े। मैं कभी उनसे मिला नहीं था, लेकिन मेरी बेटी ने उनके साथ काम किया था हिंदी मीडियम नाम की फ़िल्म में। जिस तरह की एक्टिंग वो किया करते थे, उनका अपना ही अंदाज़ था। अब दुनिया चलती रहती है, कल परसों तरसों आते आते लोग इरफान खान को भूल जाएंगे, लेकिन इतना तय है कि जैसे हम रोज़ स्मिता पाटिल को याद करके ठंडी सांस नहीं भरते या दुखी नहीं होते, जब भी जिक्र आता है एक दिल में छोटा सा एक कसक सी होती है कि काश वो ज़िंदा रहती तो हम उनका और भी बेहतरीन काम देख पाते। इरफान खान पर यही बात लागू होगी। ये मेरे एक दोस्त का कहना है कि जब भी हम, ऐसा नहीं कि हम याद करते रहेंगे रोज़ रोज़, ज़िंदगी चलती जाती है, लेकिन जब भी जिक्र आएगा तो दिल में ये बात और आएगी ज़रूर कि काश इरफान खान और ज़िंदा रहते, उनका और बेहतरीन काम हमें देखने को मिलता। उनको हमारी श्रद्धांजलि। नमस्कार। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।